नमस्ते, मेरा नाम ब्रिज द्विवेदी है। एक बार फिर आप सभी का पोल पंच में स्वागत है। इस बार हम उत्तर प्रदेश की राजनीति समझेंगे। क्या इस चुनाव में यूपी में लोकसभा चुनाव में क्या एक तरफा होने जा रहा है? क्या इस चुनाव में बीजेपी क्लीन स्वीप करने जा रही है? इन सब पर हम बात करेंगे, विस्तार से चर्चा करेंगे। हमारे साथ इंडिया.com के एडिटर अरुण चौबे सर हैं। सर, आपका बहुत बहुत स्वागत है। धन्यवाद। सर, क्या लग रहा है 2024 लोकसभा चुनाव में बीजेपी स्पेशली उत्तर प्रदेश में क्लीन स्वीप करने जा रही है? नहीं, किसी भी राजनीतिक लड़ाई में जबकि इतना ज़बरदस्त इलेक्शन हो रहा है और सभी पार्टी जो है अपने तरीके से लड़ाई लड़ रही हैं, उसमें से एक स्वीपिंग स्टेटमेंट नहीं दिया जा सकता कि कोई एक पर्टिकुलर पार्टी जो है क्लीन स्वीप करने जा रही है, क्योंकि अभी ये सिर्फ एक तरफा होगा कहना कि बीजेपी क्लीन स्वीप कर रही है, क्योंकि उनका अपना ये दावा है कि वो 80 से 80 सीट जीतेंगे। लेकिन उसके अलग आप देखेंगे कि पिछले चुनाव जो कि 2019 में हुए थे, तो उसमें उनकी मात्र सीट जो है 62 सीट थी। अलायंस में उनको 2 और सीट मिली थी, लेकिन तो उसी पृष्ठभूमि को देखते हुए हम कह सकते हैं कि इतना आसान नहीं है 80 की 80 सीट जीतना, क्योंकि प्रतिद्वंदी जो उनके हैं कांग्रेस पार्टी है, समाजवादी पार्टी है, ये सब लोग भी अपनी पूरी कोशिश कर रहे हैं और समीकरण भी बदले हुए हैं। तो ऐसी स्थिति में ऐसा नहीं कहा जा सकता है। सर, एक चीज़ है कि उत्तर प्रदेश की राजनीति में बड़े बड़े सुरमे हैं, चाहे वरुण गांधी हो, सोनिया गांधी हो, अखिलेश यादव, लेकिन मायावती हो, बड़े बड़े नाम हैं। इन लोग इस चुनाव में ऐसा क्यों नजर आ रहे हैं? खुद क्यों नहीं चुनाव आगे लड़ने के लिए तैयार हो रहे हैं? अलग किनारे क्यों हो जा रहे हैं? जिन नामों का आपने जिक्र किया, सबसे पहले मैं मायावती जी की बात करूंगा। मायावती बसपा की जो है सुप्रीमो है। उन्होंने थोड़ा सा जरूर शुरुआती दौर में अपने को अलग थलग किया था। उनका मानना है कि जैसे कि उनका अगर कॉम्बिनेशन इस इंडिया ब्लॉक में होता है, इंडिया ब्लॉक में कांग्रेस के साथ, समाजवादी पार्टी के साथ और बसपा का, अगर तीनों का एक साथ अलायंस होता तो ये बड़ा जबरदस्त कॉम्बिनेशन था। जिसमें आप देखेंगे कि बसपा का जो तकरीबन 19-20% दलित वोट बैंक है, कंसोलिडेटेड है, जिसके बारे में कहा जाता है कि जिधर भी वो मायावती बहन जी जाती हैं उधर वो जो वोट ट्रांसफर होता है। अभी भी आप देखेंगे कि 20% नहीं है तो कम से कम 18-19%, 15% अगर टिल्ट हो जाता है किसी भी पार्टी की तरफ तो वो डिसाइसिव फैक्टर होगा। लेकिन ऐसा हुआ नहीं। उसके अपने राजनीतिक कारण हैं। मायावती ने डिसाइड किया वो किसी के साथ में नहीं जाएंगी, तो उस वजह से भी जो है आप यूँ कहेंगे कि आप कह सकते हैं कि त्रिकोणीय जो लड़ाई हो रही है उसमें बीजेपी को एज जरूर है। हाँ, एक चीज है कि सर, ये जो चुनाव खुद नहीं लड़ना चाह रहे या अपनी पार्टी पर ध्यान दे कि जो बाकी लोग खड़े हो रहे चुनाव में उनको सपोर्ट करे, इसलिए नहीं लड़ना चाहिए, या उन्हें डर है कि कहीं हार ना जाए इस वजह से चुनाव नहीं लड़ रहे? किसी भी पार्टी में, अगर रीजनल पार्टीज में जो सबसे बड़ा नेता होता है उसकी जिम्मेवारी ये होती है कि अपने से जीतने से ज्यादा अपने साथ के लोगों को जितवाए। वही हाल आप देखेंगे कि मायावती का है, दूसरी तरफ अखिलेश का भी है, और तीसरी आप कहें कि कांग्रेस पार्टी में कोई उत्तर प्रदेश में इतना बड़ा नेता फिलहाल नहीं है, तो दारोमदार जो है सोनिया गांधी के ऊपर, राहुल गांधी के ऊपर, मल्लिकार्जुन खड़गे हैं, इस तरह के जो बड़े नेता हैं, शीर्ष नेतृत्व है, उनके ऊपर जाता है। या तो वो करिश्माई नेतृत्व के रूप में प्रियंका गांधी को आगे करें। बिल्कुल। तो इस तरह की स्थितियां बनी हुई उसमें, और आपने एक और नाम लिया पीलीभीत से जो पिछली बार जीते हुए थे, वरुण गांधी की माता जी को जो है इस बार पीलीभीत से खड़ा, सुल्तानपुर से खड़ा किया गया। बड़ी राजनीति है, और उनको जो है टिकट नहीं दिया गया है। उनको टिकट न देने के कारण पार्टी के अपने हित हैं, क्योंकि उन्होंने उनके 2 स्टेटमेंट्स की वजह से उत्तर प्रदेश के चीफ मिनिस्टर के तकरीबन एम्बैरेसिंग पोजीशन हो गई थी पार्टी के लिए देखा जाए तो। वो भी एक कारण माना जा रहा है जिसकी वजह से जो है उनको टिकट नहीं दिया गया इस बार। सोनिया गांधी भी रायबरेली से अलग हो चुकी हैं, नहीं लड़ रही हैं चुनाव। क्या वजह है, क्यों, मतलब इतनी बड़ी बड़ी सीट, इतने बड़े बड़े दिग्गज? सोनिया गांधी के बारे में आप कह सकते हैं कि सोनिया गांधी, एक तो उनके जैसा कि पार्टी कह रही कि उनके मेडिकल रीजंस हैं, फील्ड में जा नहीं सकती हैं, उतना एक्टिविटीज में पार्टिसिपेट नहीं कर सकती हैं। लेकिन उसका अगर आप राजनीतिक तरीके से देखेंगे उसकी दूसरी वजह भी है। अमेठी चुनाव हारने के बाद में इस बार का अगर चुनाव देखें तो सोनिया गांधी पिछली बार जो है रायबरेली से जीती थी, तो उनका जो विनिंग मार्जिन था एक तो वो कम हुआ था वहाँ, और दूसरी बात आप देखेंगे कि उसमें जो है वहाँ की जो असेंबली कॉन्स्टिट्यूएंसीज है वहाँ पर, और एक परंपरा, और साथ ही इस बात को कहने के पहले मैं बता दूं कि कांग्रेस की जो 2 सीट हैं, रायबरेली और अमेठी, इसमें ज्यादातर मुलायम सिंह के टाइम से ही समाजवादी पार्टी अपने कैंडिडेट खड़े नहीं करती रही है, तो उसका भी उन्हें फायदा मिलता रहा है। इस बार भी वो फायदा मिलेगा,
लेकिन आप देखेंगे कि समाजवादी पार्टी के सबसे मजबूत कैंडिडेट अगर रायबरेली की जो लोकसभा सीट में थे, ऊंचा हार से वो मनोज पांडे जो है वहाँ के जो है ब्राह्मण नेता थे और बहुत लोकप्रिय नेता थे और समाजवादी पार्टी में भी उनका अच्छा कद था। लेकिन उन्होंने जो अभी रिसेंटली आपने देखा कि राज्यसभा का जो चुनाव हुआ तो उन्होंने बीजेपी की तरफ वोटिंग की, समाजवादी पार्टी से रिजाइन किया। और आप रायबरेली का मैं थोड़ा सा वहाँ की अर्थमेटिक बताता हूँ, चुनावी जो गणित है उसमें है कि 20% जो है ब्राह्मण और ठाकुर वोट बैंक है, जो कि ये कंसोलिडेटेड है। प्लस आप देखेंगे कि दलित वोट बैंक 34% है, मुस्लिम वोट बैंक जो है 12% है, यादव मात्र 7% है। तो यादव, मुस्लिम और ब्राह्मण वोट बैंक मिलकर समाजवादी पार्टी की तरफ अच्छा वोट बैंक था। हाँ। लेकिन उसी में एक और दूसरा एक महत्वपूर्ण कारण है कि रायबरेली सदर सीट जो दूसरी एमएलए वाली कॉन्स्टिट्यूंसी है उसमें अदिति सिंह, उनके पिताजी जो है अखिलेश सिंह जो बड़े नेता हुआ करते थे, उन्होंने लिगेसी इनहेरिट की थी, वो भी बीजेपी की तरफ शिफ्ट हो गई हैं। तो दो महत्वपूर्ण कॉन्स्टिट्यूंसीज में शिफ्ट हो जाना और जो वोट बैंक है उसका प्रोस्पेक्ट देखना, क्योंकि उसमें जो है इसके बाद कांग्रेस ने कोई असेंबली सीट उसमें जीती हुई नहीं है। तो पूरी की पूरी तरह से जो रास्ता साफ दिखता है कि अगर उसके जस्ट उलट हो गया तो तब क्या होगा। तो ऐसी स्थितियों से बचने के लिए, शायद एम्बैरेसिंग सिचुएशन से बचने के लिए कांग्रेस पार्टी ने डिसाइड किया है कि सोनिया गांधी को जो है राज्यसभा से। तो सर कौन लड़ेगा, मतलब रायबरेली से सोनिया नहीं तो क्या प्रियंका? क्योंकि ये बिल्कुल अभी जिस तरह से क्योंकि प्रियंका गांधी का भी जिक्र हो रहा है बार बार कि रायबरेली सीट से चुनाव लड़ सकती हैं, इसलिए एक्चुअली वहां पर कार्यकर्ताओं का बड़ा जबरदस्त दबाव है पार्टी के ऊपर, कांग्रेस पार्टी के ऊपर। और अगर कांग्रेस के सामने ये भी एक एम्बैरेसिंग सिचुएशन है कि 2 महत्वपूर्ण सीट, रायबरेली सीट से 4 बार सोनिया गांधी जीत चुकी हैं, उतनी ही बार तकरीबन 3 बार जो है मुझे लगता है कि इंदिरा गांधी भी जीत चुकी हैं वहां से, और उसके पहले भी उन लोगों की जो पहले से चली आ रही है, पहले से उनकी परंपरागत सीट रही है। ऐसी स्थिति में इस तरह की सीट को छोड़ देना, राहुल गांधी ऑलरेडी अमेठी छोड़कर वायनाड जा चुके हैं। सर, हाँ। तो उत्तर प्रदेश जहां से 80 सीट बनती है, हाँ, लोकसभा की सीट, वहां पर आपका पिछली बार एक ही सीट जीत पाए थे ये लोग। बिल्कुल। तो ऐसी सीट में पूरा का पूरा वॉकओवर दे देना, जो राजनीतिक रूप से आपने पहले ही हार मान ली। वहां पर आपने जो राहुल गांधी की न्याय यात्रा हुई थी, उसमें जबरदस्त कांग्रेस का जो कैडर सामने आया था कि शायद लीडरशिप जो है ठीक से चुनाव लड़ेगी, तो उस पक्ष पे भी आप देखेंगे कि निराशा होगी, कैडर्स को निराशा होगी। अमेठी की बात कर रहे थे आप कि राहुल गांधी भी ने भी किनारा कर दिया, आप सिर्फ वायनाड से लड़ेंगे, तो यहाँ कौन चुनाव लड़ेगा? रॉबर्ट वाड्रा? नहीं, रॉबर्ट वाड्रा ने अपनी इच्छा जरूर मीडिया के माध्यम से जाहिर की है कि वो जो कांग्रेस की जो दोनों सीट है परंपरागत सीट पे, शायद उनको वहां से उत्तराधिकारी बनाया जाए। लेकिन ऐसा किसी भी प्रमुख नेता ने जो है उनकी बात को जो है मीडिया के सामने फिलहाल नहीं कहा है कि उनका नाम प्रस्ताव में है या उनके नाम की चर्चा हो रही है। वो उन्हीं के अपने स्टेटमेंट हैं, लेकिन पार्टी की तरफ से कोई आधिकारिक स्टेटमेंट अभी तक नहीं आया है। अभी भी कहा जा रहा है कि अमेठी से जो है शायद राहुल गांधी का पर्चा दाखिल हो सकता है, वो अभी भी चुनाव लड़ सकते हैं, ऐसी भी बातें कही जा रही हैं। अभी कुछ टिकट्स कटे, जो सबसे बड़े बड़े टिकट थे, वरुण गांधी को नहीं मिला टिकट। उसके बाद गाजियाबाद से वीके सिंह, जो कि पहले केंद्रीय मंत्री रह चुके हैं, उनको भी टिकट नहीं मिला। क्या वजह लग रही है? देखिए, मैंने जो वरुण गांधी के बारे में तभी थोड़ी देर आपसे पहले कहा कि पार्टी को जिन लोगों ने एम्बैरेस किया है अपने स्टेटमेंट्स के जरिए, बीजेपी जैसी पार्टी जो कि इस समय अपने यूं कहिए कि शक्तिशाली, जो शक्ति के परम पे है, जो चरम पे है, तो ऐसी पार्टी जो है वो, उसको पता है कि जो लीडरशिप है, प्रधानमंत्री मोदी का चेहरा है और पार्टी का काडर है, तो इन दोनों के सामंजस्य से जो नेता जीतता है, तो उसमें जो इंडिविजुअल लीडरशिप है उसकी बहुत महत्वपूर्ण योगदान नहीं रह गया है। वहां पर प्रधानमंत्री का फेस और पार्टी का काडर, जिसमें कि आरएसएस समूह है, आरएसएस के जो अनुषांगिक संगठन है, वीएचपी है, प्लस पॉलिटिकल काडर जो है, ये सब मिला के ये कॉम्बिनेशन बनता है जिसकी वजह से कैंडिडेट जीता है। तो उनके लिए बहुत महत्वपूर्ण नहीं है। वीके सिंह थे, वीके सिंह को इन लोगों ने टिकट दिया था, हाँ। 2 बार वो जीते, हाँ। तो उनकी जो कंट्रीब्यूशन थी उस प्रोपोर्शन में पार्टी यूं कहें ने बहुत कुछ दिया उनको, हाँ, हाँ। तो एज ए पार्टी वर्कर उन्हें शहर स्वीकार इसीलिए किया कि उनकी जो उपयोगिता होगी फर्दर किस तरह से लोग इस्तेमाल करेंगे। इसीलिए आपने देखा होगा कि विद्रोह नहीं हो रहा है। हाँ। जो जमीनी नेता है, जमीनी नेता बहुत कम रह गए हैं। जो जमीनी नेता होते हैं वो लोग विद्रोह करते हैं, जबकि साउथ इंडिया में कुछ एक जगह कर्नाटका में देखने को मिला। बिल्कुल, हाँ। लेकिन यहाँ पर जो है प्रधानमंत्री मोदी के फेस पे ही सबको जीतना है,
तो पार्टी किसी को भी लड़ा सकती है, वो जीत सकता है अगर उसका थोड़ा भी जनाधार होगा तो। जयंत चौधरी का भी जिक्र अभी रिसेंटली भी एनडीए ज्वाइन कर लिया उन्होंने वो ग्रुप में, वो भी चुनाव नहीं लड़ रहे हैं। हालांकि पिछली बार चुनाव हार गए थे वो, लेकिन इस बार क्या लग रहा है कि चुनाव नहीं लड़ रहे, क्या वजह है? देखिए, उनके साथ में बहुत पॉजिटिव फैक्टर ये है कि उनकी जो डिमांड हुआ करती थी, हाँ। जो जिस लीगेसी को उन्होंने इनहेरिट किया था, वो जो है किसान समूह, किसान परिवार से आते हैं और चौधरी चरण सिंह के जो है प्रपौत्र हैं। चौधरी चरण सिंह को दिया गया भारत रत्न, तो सबसे बड़ा डिसाइडिंग फैक्टर था, क्योंकि जिस बात को लेकर आगे बढ़ते रहे हैं, तो वो एक डिसाइसिव फैक्टर था। दूसरा, जब प्रधानमंत्री ने 4 कैटेगरीज की बात की, युवा, नारी, किसान और गरीब, तो उसमें एक किसान भी महत्वपूर्ण है। तो किसान के लिए उन्होंने 2 काम किए, एक तो उनको भारत रत्न की उपाधि दी, दूसरा उनके साथ सामंजस्य बैठा के 2 सीट दी है, बिजनौर और बागपत। बिजनौर और बागपत का कॉम्बिनेशन ये है कि जाट वोट, दलित वोट और मुस्लिम। तो अगर आप ये जाट और ओबीसी और दलित वोट का कॉम्बिनेशन बनता है, तो वो उनके फेवर में। बीजेपी उनके साथ में आने का रणनीति ले आने की रणनीति ये थी कि जो वेस्टर्न यूपी की मैक्सिमम सीट्स हैं उनको जीता जाए, और पहले 2 चरण में, जो कि कल आखिरी दिन था दूसरे चरण के नॉमिनेशन का, 8-8 सीट पे जो है नॉमिनेशन की प्रक्रिया हो चुकी है। एक का 19 अप्रैल, दूसरा का 26 अप्रैल पे चुनाव भी होगा। तो इस तरह से इन्होंने फुल प्रूफ तैयारी कर रखी है, ताकि एक भी सीट कम से कम ये लोग ना हारें। सर, कुल मिलाकर जो मुझे लग रहा है कि विपक्ष के पास मुद्दे तो हैं, लेकिन कोई भी बड़ा चेहरा आगे नहीं आ रहा है इस चुनाव में लड़ने के लिए। तो बीजेपी को चुनौती कौन देगा? बीजेपी को चुनौती, इन लोग देखिए, बीजेपी को चुनौती जो है दूसरे तरीके से मिल रही है। इस तरीके से मिल रही है कि ये लोग जो है अपने अपने बैसिन में, जहां जहां इनका प्रभाव क्षेत्र है, वहां पर ये लोग जो है चुनौती, जैसे ये कन्नौज के आसपास का एरिया है, कन्नौज है, इटावा है, ये वाला। क्योंकि बीजेपी के पास तो सर अपने मुद्दे हैं, राम मंदिर हुआ, उसके बाद खुद मोदी और योगी का इतना बड़ा चेहरा है, तो उनके पास तो एकदम ताकत पूरी तरह तैयार, लेकिन उनको चुनौती देने वाला कोई नजर नहीं आ रहा है। इन सब इश्यूज पे आप कह सकते हैं, क्योंकि इसमें जो है उन्होंने जो आम आदमी के साथ में जो साइकोलॉजिकल तरीके से जो है धर्म की बात कह के जो साइकोलॉजिकल कनेक्ट बनाया हुआ, इमोशनल कनेक्ट बनाया हुआ है, उसमें अपोजिशन, आप सही कह सकते हैं, सही कह रहे हैं कि वहाँ अपोजिशन की जो है एक तरह से शक्ति जो है उस स्थिति पे नहीं है। इन लोगों ने राम मंदिर के जो है उद्घाटन में भी उसको पॉलिटिकल कार्यक्रम कहते हुए कांग्रेस ने बायकॉट किया, अखिलेश वहाँ गए नहीं। तो इस तरह से जो है, और हमारे यहाँ सबसे बड़ा मुद्दा जो इमोशनल इशू तो फिलहाल राम मंदिर का इशू है, बिल्कुल, जो कि जिसकी वजह से जो है आप कह सकते हैं कि इन लोगों के जो जबकि ये लोग एक हुए हैं, इनका जो चुनावी प्रोस्पेक्ट है उसके ऊपर असर तो पड़ेगा ही। बिल्कुल सर, समय हो चुका है। आपने जो बात कही, जो हमें अब तक समझ में आया कि जो विपक्षी दल हैं उनके पास मुद्दे हैं, लेकिन कोई भी लीडर फ्रंट फुट पे। एक मैं और बात आपको बताऊंगा कि किसी भी स्टेट में जब चुनाव हो रहा है, उत्तर प्रदेश खासकर, अगर आमने सामने 2 फैक्शन हो, जैसे कि कांग्रेस लेड अलायंस हो समाजवादी पार्टी के साथ, रेस्ट उसके साथ में बसपा आ जाए और बाकी फैक्शन आ जाए, जी सर, और दूसरी तरफ बीजेपी अपने घटक दल के लेकर हो, तब जो है लड़ाई निर्णायक होती है। रादर देन कि आप कहें कि बीएसपी अलग हो गई। आप इंटरेस्टिंग तरीके से देखेंगे कि ईस्टर्न यूपी में कुछ तरीके से एक नया अलायंस बन गया है, जिसमें जो अफजाल अंसारी और जो एक अपना दल की जो है पटेल जो है पल्लवी पटेल ने, उन्होंने पीडीएम बनाया है, अलायंस बनाया। तो वो लोग 2-3 सीट पर, देखिए ईस्टर्न यूपी में या और कहीं भी 2-3% वोट बैंक जो है अगर किसी के साथ में छिटकता है तो उसका भी असर पड़ता है, क्योंकि ओवरऑल सीट्स में कभी कभी 3-4% डिसाइडिंग फैक्टर हो जाता है। ये भी एक कारण है, ये भी हो सकता है कि बीजेपी को ये भी अलायंस मदद कर दे इनडायरेक्ट तरीके से। तो कुल मिलाकर बात इतनी है कि विपक्ष के पास मुद्दे हैं, लेकिन कोई भी बड़ा लीडर फ्रंट फुट पे नहीं आ रहा है। इस वजह से बीजेपी की क्लीन स्वीप जीत हो सकती है उत्तर प्रदेश में। कुछ हद तक सीटें जा भी सकती हैं, कुछ आ भी सकती हैं, अलग अलग मुद्दे हैं। इसी तरह हम पोल पंच पर आपको अलग अलग जो राज्य हैं उस पर विस्तार से बात करेंगे, राजनीति पर, इस लोकसभा चुनाव पर। आप लोग जुड़े रहिए इंडिया.com से। शुक्रिया।